Hello everyone, my name is Tushar Goel and today I want to tell you the thinking behind the JEE advanced questions. ठीक है, सो बेसिकली जो प्रोफेसर्स क्वेश्चन सेट करते हैं वो क्या सोचते हैं क्वेश्चन को रिक्रिएट करते टाइम, ठीक है, तो उस बारे में बात करेंगे एंड उस बारे में जस्ट ऐसे ही हवा में बात नहीं करेंगे विद द एग्जाम्पल आई हैव, ठीक है, सो आई हैव अ एग्जाम्पल फ्रॉम एडवांस्ड, ठीक है, जेई एडवांस का अपने पास क्वेश्चन है 2021। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग हमेशा ही रिसेंट ईयर से बैकवर्ड्स मूव करेंगे। तो देखना, सबसे पहले क्वेश्चन देख के क्या आपको पहली चीज समझ में आ गई कि किस टॉपिक से है, मैट्रिक्स से है। अब फिर से वही बात रिपीट करूं क्या? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है ना, आइटम पोटेंट, नील पोटेंट, कोई भी मैट्रिक्स यूज नहीं की, सिर्फ एक वर्ड यूज जरूर किया है उसने, ठीक है, ये वाला, ये वर्ड जरूर यूज किया है उसने, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एटलीस्ट वो आपसे ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है ना। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस इस लाइन क्यों इज नॉन सिंगुलर, so I'm writing Q3 cross 3 is determinant not equals to 0, ठीक है, उसने ऐसा क्यों दिया है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो my motive behind this question is not just telling you the solution for this, I'm gonna tell you thinking behind this question। चलो बात करते हैं। तो ये P को देखो जरा सबसे पहले, क्या यार ये कुछ आइडेंटिटी जैसा तो लगता है ना, बट अगर मैं इस रो को इस रो के साथ इंटरचेंज कर देता हूं, पॉइंट समझो, तो क्या ये आइडेंटिटी है? हाँ यार है तो सही। अच्छा ठीक है, इस पे आते हैं। ये जो ई है एंड ये एफ है, क्या ये इसमें जो नंबर्स रिप्रेजेंट किए गए इस मैट्रिक्स के अंदर, नंबर्स तो देखो सेम है, आई मीन कि सेम नंबर से दिख रहे हैं, तो क्या मैं कुछ सोच सकता हूं क्या इस बारे में? सोचते हैं। मुझे यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो क्या मैं ये बोलूं कि ये जो C3 है और ये जो C2 है, ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज किया गया है, क्या बनेगा एक बार लिख के देख लेते हैं, ठीक है। 1 8 2 2 13 एंड 3 3 18 एंड 4। अभी भी मुझे क्या दिख रहा है कि जो मैट्रिक्स है ना, ये जस्ट 2 3 4 एंड सेकेंड रो देखो इसका, दी थर्ड रो 8 13 और 18। तो क्या तुम इसमें देख सकते हो कि ये जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किए हैं, दीज टू, इसमें R3 और R2 को इंटरचेंज कर दूं तो क्या मुझे E मिल जाएगा कि नहीं? तो मुझे एक पॉइंट तो समझ में आया कि यार कुछ उसने शुरू में क्या इंटरचेंज करवाया, कॉलम 2 एंड 3 को, फिर उसने R2 और R3 को इंटरचेंज कराया और F फाइनली क्या बन के आ गया, E बन के आ गया। बहुत ही अच्छी बात है, मजा आ गया। अच्छा, मजा तो आ गया। अब P में मैंने आपको बता दिया क्या चेंज किया उसने, R2 एंड R3। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले, ठीक है, फिर वापस आएंगे। सब लोगों ने पढ़ा, इफ A is a matrix and I is a matrix and suppose these are n cross n matrix, ठीक है, then this is equals to A, like matrix multiplication of any matrix with the identity will give us that matrix only, ठीक है। सभी ने करा है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जनरली, और these two are also n क्रॉस n। तो मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, आप लोगों ने सभी ने ये चीज तो पढ़ी है लेकिन क्या आपको कभी इस तरीके से नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों होता है? बताया गया होगा है ना, मैं एक बार लिख लेता हूं और
कन्वीनियंस के लिए ना मैं 3x3 ले रहा हूँ। देखो 4x4 तो जेई में है नहीं, 2x2 में तुम बोलोगे कि यार मुझे शक हो रहा है 3x3 में बात बनेगी कि नहीं, तो मैं 3x3 ले लेता हूँ। ठीक है, और मैंने तो बोल दिया ये n के लिए ट्रू है। अब बात समझना जरा क्या है। बात ये है कि मैं सपोज A11, A12, A13, नाउ A21, A22, A23, नाउ A31, A32, A33, ये एलिमेंट्स हो गए मेरे पास। अब एक्चुअली में रिजल्ट ये आता है, आप भी जानते हो मल्टीप्लिकेशन करके आप कर सकते हो, लेकिन मेरा मोटिव क्या है इसके पीछे वो समझने की कोशिश करो। और जो मेरा मोटिव है इसके पीछे वो ही क्वेश्चन सेट करने वाले प्रोफेसर का मोटिव है उस क्वेश्चन के पीछे जो हमने आपको दिखाया। तो देखो जरा, जब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ध्यान से सुन लो बात, जब ये रो येलो कलर वाली हाईलाइट इस येलो कलर वाली से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या तुम्हें ये दिख पा रहा है कि मेरे पास सिर्फ ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होगी, बाकी सब जीरो आएगा? तो इसी कॉन्सेप्ट से मेरा ये A11 आ जाएगा। बात बिल्कुल अच्छी लगी कि नहीं? हाँ, अच्छी लगी। अगर ये बात अच्छी लगी तो मुझे ये बता दो कि जब ये सिमिलर लो जब ये सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, तो क्या मेरे पास A12 आएगा? क्यों? अब लॉजिक समझो मेरा इसके पीछे का, कि जो वन है ना, वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जब वन फर्स्ट एलिमेंट के साथ था तो इधर फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज कॉपी किया मैंने। जब इधर वन सेकंड एलिमेंट के साथ, मतलब सेकंड एलिमेंट के साथ है, देखो फर्स्ट एलिमेंट ये होगा इस कॉलम में, तो सेकंड एलिमेंट है, तो इधर रो का सिर्फ सेकंड एलिमेंट आएगा ना। जब हम थर्ड वाले इसको मूव कराएंगे, लेट मी मूव विद दिस, तो क्या बनेगा? तुम्हारा A13 बनेगा। अब इसको ऐसे लाइटली मत लेना कि सर मल्टीप्लाई करना था, एडिशन करना था, यही तो आता, इसमें क्या नई बात बता दी। सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में उतार लेना। ये जो वंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इंपॉर्टेंस होती है जीरो की, है ना, 100, इंपॉर्टेंस जीरो की है। जीरो, अच्छा इसी बात को चलो लिख देते हैं, 001, इस वन की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। 100, इन जीरो ने इस वन की इंपॉर्टेंस बना दी बेसिकली। तो इधर अपनी जीरो की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जीरो तो बहुत सारी है, तो जीरो को छोड़ दो, वन को देखो सिर्फ। अब मुझे इस सेकंड रो के लिए बताएंगे सभी, ठीक है, कमेंट में लिखो, सेम एलिमेंट आएंगे सभी को पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो, जब ये वाली रो मल्टीप्लाई करेगी इस कॉलम से, तो कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि वन है, तो इसलिए मेरा इस रो का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। नाउ ये रो जब सेकंड कॉलम से, ये ग्रीन वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, तो क्या मेरा इस कॉलम में वन जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस रो का एलिमेंट मैं लिख दूंगा। और ऐसे ही तुम सारे लिख सकते हो। अभी ये क्लियर हो गया ना? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सुनो क्यों जरूरी है, मैं बताता हूं क्यों। क्यों ही तो जानने आए हैं ना, है ना? तो देखो जरा, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर लें? पर्पल, माय फेवरेट। ठीक है, सुनो, ये जो पी है ये आइडेंटिटी जैसा दिख रहा था, पर थोड़ा सा इसने गड़बड़ कर दिया, पर लेकिन हमें पता है आइडेंटिटी की जो खूबसूरती थी ना वो इसके पास भी है। क्या खूबसूरती थी आइडेंटिटी की? कि वन 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 बनाता था। ये कॉलम अगर मैं वन देखूं तो इस कॉलम फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट वन है, कॉलम टू देखूं तो थर्ड एलिमेंट है। आइडेंटिटी में सेकंड होता था, इधर थर्ड एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इधर थर्ड वाली को देखूं तो इसमें सेकंड एलिमेंट है इंस्टेड ऑफ थ्री। तो मेरी बात सुनो, अगर अब सवाल देखो जरा, सवाल में E इंटू पी पूछा हुआ है ना? तो मैं सपोज कर रहा हूं ई की जगह जनरल कोई मैट्रिक्स अगर ए पी से मल्टीप्लाई करेगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना, मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना है। तो कोई भी मैट्रिक्स ए इज माय जनरल एनी मैट्रिक्स। बोलना जनरल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जनरल मतलब यही A11 A2 कुछ भी एलिमेंट्स होंगे। जब ये पी से मल्टीप्लाई करेगी तो ऑब्वियसली 3x3 की मैट्रिक्स से, जब ये पी से मल्टीप्लाई करती है, तो क्या मैं कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूं? मैं लिख रहा हूं, सपोज करो
ये जो मैट्रिक्स है ना, इसकी जो एलिमेंट्स हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, मतलब कॉलम में कुछ एंट्रीज होंगी, ठीक है, तो मैं उसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 बोल रहा हूँ, क्योंकि लॉजिक ये है, तुम भी ना सारी बात पूछ के ही मानोगे। तो देखो, ये जो ए है ये 3 मैच होना चाहिए। 3 क्या है? कॉलम, तो कॉलम तो 3 है, रो एन हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसको कॉलम 1 बोल दिया। अभी इस C1 में कितनी भी एंट्रीज हो सकती हैं, इसका मतलब एन कॉलम्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें जनरल बता रहा हूँ। तो सुनो जरा, जब तुम इसकी मल्टीप्लीकेशन दोगे इस पी के साथ, देख लो जरा, एडवांस का क्वेश्चन है, और इस कॉन्सेप्ट के बाद 10 सेकंड लगेंगी, और ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। तो देखो जरा, अब तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए, ये मैं रो है, ये मैं कॉलम में जा रहा हूँ, कॉलम का फर्स्ट एंट्री है तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा C1, फिर मैं इस रो को इस कॉलम में जा रहा हूँ, अब मेरे पास है कॉलम का थर्ड एलिमेंट, तो कॉलम का थर्ड एलिमेंट मतलब इस रो का थर्ड एलिमेंट C3, और ये बन गया C2। सेम प्रोसीजर होगा हर एलिमेंट के लिए, इसके जो नेक्स्ट रो में एलिमेंट्स होंगे उनके लिए भी सेम है प्रोसीजर, नेक्स्ट रो में उसके लिए भी सेम प्रोसीजर। ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि यहाँ देखो, ये जो C2 और C3 थे ये इंटरचेंज हो गए। फील आ रही है कि नहीं? ये जो F था, F कैसे बन रहा था? पहले C2 और C3 को इंटरचेंज कर दो, F में C2 और C3 को इंटरचेंज कर दो, दूसरा इंटरचेंज क्या था? R2 और R3, है ना, और वो बन जा रहा था E। तो देखो यहाँ पे पहला इंटरचेंज इसको मैच कर रहा है, हाँ, तो ये हो सकता है ये जो F है ना, ये E जैसा दिखता हो, F क्या हो? E जैसा दिखता हो, कब दिखेगा वो बात करेंगे। ये AP इंटू AP का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, नाउ मूव करते हैं। नाउ मैंने लिखा P इंटू A का कॉन्सेप्ट, क्योंकि P बहुत इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है, इसलिए मैं P के साथ ही सारा गेम खेल रहा हूं। और मैं क्या गेम खेल रहा हूं? क्वेश्चन में भी सब कुछ गेम P के साथ खेला गया है। अब A की बात आ गई। अब तुम्हें पता है ये 3x3 है, तो ये जब 3x3 है तो ये जो E होगा ये 3x n हो सकता है कि नहीं? मतलब इसमें अब 3 रोज होंगी और कॉलम क्या होंगे तुम्हारे? n हो सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि R1, R2, R3, मतलब रो तो 3 होंगी मेरे पास, 3 रो ही एग्जिस्ट करेंगी, पर कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने R1, R2, R3 बोल दिया क्योंकि 3 रोज है, उधर कॉलम फिक्स थे तो C1, C2, C3 बोल दिया, ठीक है। लिखने का तरीका है, कुछ भी लिख सकते हो। अभी देखो, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई देगा तो मुझे R1 बना देगा, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, ये थर्ड एलिमेंट है इधर 1, तो इसका थर्ड एलिमेंट कौन आएगा? R3, देन R2। क्या इसमें भी तुम देख सकते हो, जो मेरा मेन पॉइंट है वो ये है, R2 और R3 एक्चुअली में बस ये हो गया, बाकी कैलकुलेशन सारी सेम है मैट्रिक्स की। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाना था, और ये कॉन्सेप्ट कमेंट में लिख के बताओ किस किस ने, अगर कभी भी कहीं पढ़ा है तो मुझे बताओ, या कभी भी कहीं भी देखा हो। तुम्हें पढ़ाया गया हो? ऐसा नहीं पढ़ाया गया होगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया होगा, 100% बोल सकता हूं मैं। कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें। तुम्हें क्या सिखाते हैं? A × I = A। अरे भैया उसका प्रूफ भी तुम्हें बताते हैं, मल्टीप्लाई कर करके देख लो। पेपर में मैंने क्या बताया आपको, वो प्लस माइनस नहीं चाहता आपसे, वो ये चाहता है। अब मुझे बताओ, अगर ये चीज तुम्हें नहीं पता होती, तुम इस सवाल पे 10 मिनट लगा देते। और मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा, 4 ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये मल्टी करेक्ट हो, R2 दिया हुआ है, मल्टी करेक्ट हो सकता है, तो 4 ऑप्शन, हर ऑप्शन के लिए 1 मिनट मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 4 मिनट तुम लगाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर तुम्हें ये चीज पता होगी। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ए की, F = PEP। अब तुम जरा ध्यान से सुनते रहना, मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें पहले R2 और R3 को इंटरचेंज किया, R2 और R3 नहीं, सॉरी, C2 और C3 को, देन R2 एंड R3 को, और ये क्या बन गया? ये बन गया E। ध्यान से सुन लेना। तो अब मैंने तुम्हें सिखाया, याद है कि नहीं? अगर हम A × P करेंगे तो हमारा C2 चेंज हो जाएगा C3 से,
और जब हम P इंटू ए करेंगे तो हमारा R2 चेंज होगा R3 से। क्या ये बात समझ गए? ये बात कैसे आई? इस मैट्रिक्स से आई। लॉजिक मैंने तुम्हें बता दिया। सोल्यूशन को मूव करता हूँ बहुत तेजी से। सोल्यूशन पहले E इंटू पी कर लो। E इंटू पी मतलब ये A इंटू पी वाली कैटेगरी है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो P और कोई मैट्रिक्स आएगी जिसमें सिर्फ इस E को इंटरचेंज कर दिया जाएगा C2 और C3 से। नाउ अब P इंटू सम मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, P इंटू एनी मैट्रिक्स करोगे तो R2 और R3 इंटरचेंज हो जाएंगे सिर्फ। और जब इसमें R2 और R3 इंटरचेंज हो, हम किस में कर रहे थे? PEP में। ठीक है, तो बेसिकली EF बन गया, FE बन गया। तो क्या ये PEP, ध्यान से सुनना, अब मैं E में चेंजेस कर रहा हूं। ठीक है, तो E में जब एक चेंजेस करोगे तो C2 C3 आ जाएगा, फिर दूसरा चेंजेस R2 R3 करते ही E किस में कन्वर्ट हो जाएगा? F में, जैसे ही F कन्वर्ट हुआ था E में। बेसिकली ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसको लिखना गलत होगा, ऐसे मत लिखना। ठीक है, अभी पी स्क्वायर इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, बड़ी सिंपल सी बात है यार। ये जो है ना, इसमें सिर्फ R2 R3 को इंटरचेंज किया गया है ना? तो क्या तुम्हें ये मालूम है कि जब तुम्हें P इंटू पी ही किया जाएगा, मतलब दोनों में से कोई भी रूल लगा लो तुम, तो C2 और C3 इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जरा इसको इससे इंटरचेंज करके देख लो, तो क्या बनेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या ये यही बन गया जो दिया हुआ है? ऑप्शन ए टिक कर दूं, या तुम इस वाले रूल को भी फॉलो कर लो, R2 और R3 को चेंज कर दो तो भी क्या बनेगी? ये आइडेंटिटी। देखो चेंज करके देख लो, P में R2 और R3 को आइडेंटिटी बनेगा। इसको एंड इसको चेंज कर लो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने सीखी, और इस सवाल से सीखी, लेकिन हमें सीखनी चाहिए थी जब हमने A इंटू आई वाली प्रॉपर्टी सीखी, तो हमें सिखाई जानी चाहिए थी वो चीज। बोलो सिखाई जानी चाहिए थी कि नहीं? हाँ और ना बताओ, यस और नो करो। ठीक है, चलो दूसरे ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। क्या बताओ मुझे, इस ऑप्शन में 1 मिनट का भी समय लगता क्या? इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम्हें पता होता तुम फटाफट से कर देते ना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो जरा दूसरा क्वेश्चन क्या है? ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स। ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स। तो यहां बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पी इंटू एफ। देखो ऐसे अभी बताते हैं। तो देखो मेरे पास क्या था, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स, ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स। अब इन दोनों की खूबी क्या थी? अभी अभी तुमने ऊपर एफ को प्रूव किया ना, देखो क्या प्रूव किया, जरा देख लो। पीईपी, तो मैं जरा लिख दूं इसको, पीईपी। ठीक है, तो यहां से मेरा चेंज हुआ R2 R3, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, फिर मैंने इसकी मल्टीप्लाई दी P में। ठीक है, तो P में मल्टीप्लाई करने का क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी मैट्रिक्स होगी उसमें C2 और C3 चेंज हो जाएंगे, और ये क्यू इनवर्स तो एज इट इज है, इसको साथ में लिख दो। ठीक है, इन दोनों से मैंने ये बनाया, C2 C3 चेंज हो गए। तो क्या ये तुम मुझे बताओ, ये P इंटू एफ था, और ये क्या है मेरे पास? E क्यू इनवर्स E क्यू प्लस। नाउ इसमें अब आप क्या करोगे? E कॉमन ले लोगे, तो क्या ये प्रॉपर्टी आपको पता है? अब मुझे क्यों तो नहीं पता, क्यों का नॉन जीरो बोला गया है, तो अब तुम समझ रहे हो ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्यू इनवर्स दिया गया था, तो क्यू इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए मैट्रिक्स होनी चाहिए नॉन सिंगुलर, इसलिए उन्होंने मेंशन किया है, और कोई भी मकसद नहीं है। ठीक बात है, तो अब ये जो E का डिटर्मिनेंट है वो तुम्हें निकालना है। तो यहां मैं तुम्हें दिखाता हूं डिटर्मिनेंट E का, बहुत ही शानदार है। अगर तुम देखोगे एक तरीका तो बेसिक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, जीरो निकल के आएगा। और मैंने बताया था एफ भी इसके जैसी ही दिख रही है, इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो ही आएगा। तो लेकिन अब तुम बोलोगे कि दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? देखो जरा,
इस R2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो R1 को, तो देखोगे तुम कि ये R3 के इक्वल हो जाएगी। 2 रोज आर सेम देन डिटर्मिनेंट इज 0। लेकिन अब हो सकता है ना ये वाला पॉइंट सभी के माइंड में क्लिक ना करे, है ना? तो यहाँ भी वो आपको एग्जाम में मेहनत नहीं कराना चाह रहा था। दूसरा मेथड अगर तुम्हें पता होगा, 18 इंटू 3 54, 13 इंटू 4 52, 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना? 2 तो 1 इंटू 2 2 आ गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ this gone, 18 into 2 36, 8 into 4 32, 4 रह गया, माइनस प्लस 3, 3 into 2 26, 8 into 3 24, 2 remaining, 3 into 2 6 plus 2 8, 4 into 2 8, cancel out 0। कैलकुलेशन यहाँ भी इजी थी, तो दोनों में कोई भी आप तरीका लगा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे तो सर ये समझ में नहीं आती है, रो कौन सी लगानी है। बहुत डाउट्स होते हैं ना आप लोगों के, सर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगा दिया आपने? अरे भैया जरूरत ही नहीं थी, मत समझो इसको मैंने कैसे लगा दिया, सिंपल डिटर्मिनेंट देखो एक लाइन में आ गया। तो अब तुम देखोगे जब ये जीरो आ गया तो क्या लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गई कि नहीं? ऑप्शंस में जाओ जरा, बोल रहा है क्या ये इसकी इक्वल है? इसको यहीं सॉल्व कर दें, कोपची में कर देते हैं इसको सॉल्व। ई क्यू, अब ई क्यू को क्या लिख सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ई मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू। क्यू का डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो है क्योंकि नॉन सिंगुलर है, पर ई का डिटर्मिनेंट तो जीरो है, तो ये क्वांटिटी यहीं पे जीरो कर देता हूँ। पी एफ क्यू इनवर्स, अब आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि पी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एफ का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट। एफ का डिटरमिनेंट जीरो है तो ये भी जीरो हो गई, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। कितने सेकंड का क्वेश्चन था? जब तुमने डिटरमिनेंट निकाल लिया ई एंड एफ का जीरो है तो कितने सेकंड का क्वेश्चन होगा? 30 सेकंड्स का ऑप्शन था ये। नाउ सी ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ई एफ यहीं पे कर लेते हैं, चलो ई एफ क्यूब है ना, उसका डिटरमिनेंट है, तो क्या लिख सकते हो तुम? ई डिटरमिनेंट क्यूब इंटू एफ डिटरमिनेंट क्यूब ग्रेटर देन ई डिटरमिनेंट स्क्वायर एफ डिटरमिनेंट स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? तुम बहुत तेज दिमाग के बच्चे हो, है ना? तो तुम क्या कहोगे? सर ये जो है इसको ई स्क्वायर को इससे काटूं, एफ स्क्वायर को इससे काटूं, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ई डिटरमिनेंट ऑफ एफ ग्रेटर देन 1। और तुम एकदम एकदम ऐसे जल्दबाजी में इस पे करके आते टिक। बताओ कमेंट में कौन कौन इसको टिक कर देता। लेकिन उसने बी ऑप्शन सी से पहले रखा, और बी ऑप्शन में आप डिटर्मिनेंट निकाल चुके हो, मुझे जरूरत पड़ी थी डिटर्मिनेंट की। अरे भैया जब मैंने डिटर्मिनेंट निकाल लिया जीरो, तो तुम यहाँ इसको पुट नहीं करोगे? जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, इज इट ट्रू गाइस? इस पे अब लगाएंगे हम लाल निशान, बड़े वाला। मैं तो कहता हूँ लाल वाला पिंक हाइलाइटर है, चलो अपने पास, पिंक हाइलाइटर से इस पे रॉन्ग लगा दो सी ऑप्शन पे। आगे मूव करो। सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, अब इसने एक वर्ड यूज करा सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। कमेंट में बताओ जरा, इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज का, जल्दी से कमेंट में सभी लोग इसको लिखेंगे। सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, इसको बोलते हैं अपन ट्रेस। तो अगर वो एग्जाम में इसकी जगह, इस वर्ड की जगह ट्रेस वर्ड यूज कर लेता तो क्या वो पाप कर देता? पाप हो गया क्या? वो इतना ही तो एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे कि तुम्हें ट्रेस का मीनिंग पता होना चाहिए यार, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ट्रेस का मीनिंग तो पता होना चाहिए। पर उसने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया, मतलब कितना दयालु है ये प्रोफेसर, है ना? दयालु क्वेश्चन, एक्चुअली मैं लिख देता हूँ इसको दयालु क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा। उसने बोला कि यार कुछ कुछ करो और कुछ कुछ कर दो, मतलब। तो देखते हैं जरा क्या कुछ कुछ करने के लिए बोल रहा है वो मुझसे। पी इनवर्स ई पी प्लस एफ, पी इनवर्स एफ पी प्लस ई, पी इनवर्स ई पी प्लस एफ। दूसरा है मेरे पास पी इनवर्स एफ पी प्लस ई। आई गेस मैंने करेक्ट लिखे हैं, ठीक है? और अगर मैंने करेक्ट लिखे हैं ना तो बहुत ही मजा आने वाला है। ये जो P था ना, एक्चुअली में ये जो P था ये था ये, मुझे चाहिए इसका P इनवर्स। अब तुम बोलोगे यार P इनवर्स तो बड़ा मुश्किल है इसका निकालना, मेरे तो बात समझ में नहीं आती, मैं क्या करूं? तो मेरी बात सुनो, तुम क्या करो,
पी इनवर्स निकालना है तुम्हें, मान लो कोई ए मैट्रिक्स होगी वो, है ना, और ये आ जाएगा आइडेंटिटी वेयर, सुनना, ए इक्वल्स टू पी इनवर्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें। रो ट्रांसफॉर्मेशन याद करो, किसी ने तुम्हें पढ़ाया तो होगा पर इस तरीके से नहीं, याद है ना। फिर क्या करते थे, ये पी मैट्रिक्स लिखते थे और इसमें कुछ कुछ रो ऑपरेशंस लगाते थे और वही रो ऑपरेशन इस आई पे लगाते थे, तो और इस पी को बनाना होता था अल्टीमेटली हमें आइडेंटिटी, और ये ए इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, है ना, यही तो होता था। सही बात है। और ए क्या है, पी इनवर्स, पी इनवर्स ही तो मुझे चाहिए था। इतनी मेहनत करने से तुम बच जाते, अगर तुम इसमें पी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते तो ये बनता पी इक्वल्स टू पी इनवर्स। तो ये जो पी इनवर्स है ना, उसने बना रखा है हमारा मजाक, और उसने है, ये है पी, नथिंग एल्स, जस्ट पी। चलो जी, अब ई में C2 C3 का ऑपरेशन हुआ, कोई नई मैट्रिक्स आ गई, लेट से आ गई एस, R2 और R3 चेंज हो जाते थे, और जब ये R2 R3 चेंज होंगे तो क्या ई, अब याद करो, ई में ई बन जाता था एफ, और यही अगर ऐसे ही एफ के साथ होता था तो एफ बन जाता था ई, तो क्या ये एफ बन गया प्लस एफ बन गया। सिमिलरली यही कहानी तुम यहां पे करोगे तो ये बन जाएगा ई और ई। सही बात है, ये बना 2f, ये बना 2e। वो कह रहा है कि भाई उनके डायगोनल एलिमेंट्स का सम जरा देख लेते हैं, कौन कौन है डायगोनल एलिमेंट्स। अब मुझे तुम बताओ, इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 3 18, 1 18 3, अब तुम ये मत कहने लगना इनका सम करके देख लेते हैं। अरे भाई इतना टाइम नहीं है अपने पास, हमने माना दयालु क्वेश्चन था ये, पर इतना भी दयालु को रिस्पेक्ट नहीं देंगे अपन। एंट्री सेम है कि नहीं, दोनों का ट्वाइस करोगे तो सेम आएगा कि नहीं, क्या 2e मैट्रिक्स के ट्रेस और 2f मैट्रिक्स का ट्रेस सेम आएगा कि नहीं, हाँ आएगा। तो जल्दी से उस पेज पे जाते हैं और उस पे लिख देते हैं हम टिक, और यहाँ कहीं हमें लिखना पड़ेगा बड़े बड़े अक्षरों में ए बी एंड डी, और इसको कर देते हैं हाईलाइट। तो क्या तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया, लॉजिक वो क्या पूछना चाहता था आपसे, सिर्फ इतना। मैं इसको यहाँ कर देता हूं मार्क, सुन लो ध्यान से जरा, सुन लिया करो, ठीक है। तो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और टिल देन, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, डू स्टडी, डू enjoy and work hard. We'll meet in the next video.